इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सुना होगा आपने ये नारा, है ना। और किनके मुंह से सुना है सबसे पहले, किन्होंने बोला था? भगत सिंह जी के। तो हम पढ़ने वाले हैं भगत सिंह जी को। मैं डिंपल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और इसमें हमारी जो बुक चल रही है वो दिगंत भाग 2, उसका हम यहाँ चैप्टर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। और ये जो एक लेख और एक पत्र लिखा गया है वो किन्होंने लिखा है? भगत सिंह जी के द्वारा ही ये लिखा गया है। एक लेख जो है वो लेख लिखा है विद्यार्थी और राजनीति के बीच में, यानी कि भगत सिंह जी विद्यार्थी और राजनीति के बीच में क्या संबंध बताते हैं, विद्यार्थियों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए नहीं चाहिए, या राजनीति में विद्यार्थियों का स्थान है या नहीं है। आज की जो राजनीति है जिसमें हम एक विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी क्या कहूँगी मैं, एक समूह है अखिल भारतीय युवा विद्यार्थी संघ। तो ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ है ये भगत सिंह के नक्शे कदमों का ही प्रतिफल है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी और राजनीति, एक लेख के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक जो पत्र लिखा है, एक पत्र भी है उनके द्वारा लिखा गया, जेल में रहकर उन्होंने लिखा था, अपने मित्र सुखदेव को लिखा था, क्योंकि वे जेल की यातनाओं से परेशान हो गए थे, इसलिए अपने जीवन का संहार करना चाह रहे थे, जीवन का आत्माहुति करना चाह रहे थे। तब वे बताते हैं, जब वे अपने दोस्त को, अपने मित्र को पत्र लिखकर और फिर सांत्वना देते हैं और उनके मन में उत्साह बढ़ाते हैं, वो देश के लिए मर मिटने का एक जज्बा बताते हैं। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हमारी जो शहादत हुई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, तीनों की जो फांसी पर उनको लटकाया गया था, तो उन वीरों के बारे में पढ़ेंगे। उन तीनों वीरों की नहीं, लेकिन उन तीनों में से थोड़ा थोड़ा सभी में आ जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं भगत सिंह जी का जीवन परिचय। वैसे तो सभी लोग जानते होंगे, सभी बच्चे जानते होंगे भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, शहादत कब हुई थी, उनकी माता पिता कौन थे उनके, या उनका जन्म स्थान कौन था। क्योंकि आज तो गूगल का जमाना है और ऐसे नेटवर्किंग या गूगल के क्षेत्र में अगर आपको न पता चले ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी भी कुछ बच्चे, जैसे मैं बोल रही हूँ तो वो अभी गूगल चला लिया होगा उन्होंने, या नेट ऑन करके फटाफट से उन्होंने देख लिया होगा कब जन्म हुआ था, पूरा डिटेल आ गया होगा। वो हर मतलब चीज अलग अलग है। तो हम पढ़ने वाले यहाँ भगत सिंह जी का जीवन परिचय लेक्चर नंबर 1 के रूप में। काफी बड़ा चैप्टर है ये, क्योंकि एक या 2-3 लेक्चर में नहीं पूरा होगा, मतलब मुश्किल से ये 4 लेक्चर तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम 4 बता रही हूँ। तो आज जीवन परिचय पढ़ेंगे और कल हम उनका जो एक लेख दिया गया है, ये एक लेख विद्यार्थी और राजनीति का, इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे भगत सिंह जी ने विद्यार्थी और राजनीति के बीच में जो उतार चढ़ाव बताया है, जो भी संबंध बताया है कि विद्यार्थियों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए या नहीं, या राजनीति में विद्यार्थियों का स्थान है या नहीं, या होना चाहिए नहीं, किस तरह की राजनीति होनी चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हम कल पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भगत सिंह जी का जीवन परिचय। मैं काफी एक्साइटेड हो जाती हूँ जब भगत सिंह जी का जीवन परिचय आता है, या भगत सिंह जी के बारे में हमारे जो क्रांतिकारी है या हमारे जो भी शहीद है उन शहीदों की कोई कथाएं आ जाती है, या कोई प्रेरक प्रसंग आ जाता है, कोई कहानी आ जाती है, कोई ऐसा किस्सा आ जाता है, तो मैं बहुत इंटरेस्ट से सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बातों को सुनना। छोटी छोटी उम्र में जब उनको खुद को अब उनका जीवन शुरू ही होने वाला था और उस समय वे शहादत कर जाते हैं। शहादत के पहले उन्होंने जो कार्य किया है, उन कार्यों को याद करके हम सोचते हैं कि आज हम कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया हमारे देश के लिए। जो देश के वीर थे उन्होंने जो देश के लिए किया, शायद हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो न करें, लेकिन ऐसा तो कार्य करें कि हम देश के लिए हमारे कर्तव्यों का निर्वाह करें, चाहे छोटा सा ही करें, चाहे थोड़ा ही करें, चाहे कुछ भी करें, देशभक्ति हमारे अंदर दिखनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर हमारे इंकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले शहीद ए आजम भगत सिंह जी का जीवन परिचय। तो यहाँ पढ़ते हैं भगत सिंह जी का जीवन परिचय। तो जन्म हुआ था बच्चों 28 सितंबर 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? भगत सिंह जी का। और शहादत कहो या आप मृत्यु कहो, तो मृत्यु तो नहीं कहोगे क्योंकि शहीद हुए थे। तो शहीद कब हुए थे? 23 मार्च सन 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में। अब आप में से कोई बताएगा मुझे लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? लाहौर षड्यंत्र केस ये था बच्चों कि भारत के तत्कालीन का मतलब होता है उस समय, ठीक है, जिस समय लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था 1915 के आसपास हुआ था ये, शायद 1915, है ना, एक बार देख लेना, गलत भी हो सकता है। 1915 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड
हॉर्डिंग थे, हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है, उनको मारने का प्रयास करा था, उनको की मृत्यु का प्रयास, मृत्यु का प्रयास, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, उनको मारने का प्रयास नहीं किया था, उनको मारने का ही सोचा था। अब ये मारने की जो सोची थी उन्होंने, जब उन्होंने इसको कर्तव्य में लाया, क्रिया प्रक्रिया में लाया, तो क्या हुआ, लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो थे वो घायल हो गए थे, बाद में ठीक हो गए थे, लेकिन जो एक हिंदू था वो जरूर गुजर गया था। तो इस केस के कारण, लॉर्ड हॉर्डिंग की मृत्यु के प्रयास के कारण उनको फांसी की सजा दी गई थी। और ये जो फांसी की सजा दी गई थी, उससे पहले उन्होंने, तीनों ने, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों ने अपने आप को सरेंडर किया था, मतलब अंग्रेजों के हवाले कर लिया था। और ये जब असेंबली थी उसमें बम फेंका था। बम फेंकने का तात्पर्य, बम फेंकने का जो उनका इरादा था वो ये नहीं था कि कोई चोटिल हो जाए, उस स्थान पर बम फेंका था जहां पर कोई नहीं था, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं। तो ये क्रांतिकारी थे एक तरह का, ठीक है। तो आपको कभी ये जानना हो कि लाहौर षड्यंत्र केस क्या था, तो 1915 में लॉर्ड हॉर्डिंग की मृत्यु का प्रयास किया गया था और प्रयास के फलस्वरूप बम फेंका था, लेकिन लॉर्ड हॉर्डिंग थे वो गुजरे नहीं थे। और ये कौन थे, हमारे भारत के तत्कालीन वायसराय थे। जन्म स्थान था उनका बंगा चक्क नंबर 105, गुगेर ब्रांच में, वर्तमान लायल पुल जो कहा जाता है। और उस समय ये स्थान ब्रिटिश भारत का था, क्योंकि ब्रिटिश भारत पूरा था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों सम्मिलित थे। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए, आज के समय में देखा जाए, तो ये जो भगत सिंह जी का जो जन्म स्थान है वो पाकिस्तान में चला गया है, तो पाकिस्तान में है ये। पैतृक गांव है उनका खड़करला, पंजाब में, ठीक है। आगे देखिए, माता पिता, माता का नाम था उनका विद्यावती, पिता का नाम सरदार किशन सिंह, और पूरा परिवार ही उनका स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता था। उनके परिवार में उनके चाचाओं ने, पापा ने, सब उनके पिताजी ने, उनके सभी ने कुछ न कुछ कार्य जरूर किया है। परिवार की बात करते हैं, संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी था। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला कर दिया। अब आप पूछेंगे कि मांडले जेल कहाँ है, तो मांडले जेल है अंडमान निकोबार में। कहां पर है ये, मांडले जेल अंडमान निकोबार में है, ठीक है। और इसमें उनके जो चाचा थे अजीत सिंह को, उसको काला पानी की सजा भी बोलते थे, ठीक है। तो मांडले जेल, काला पानी की सजा वैसे तो वीर सावरकर को दी गई थी, क्योंकि उनको अंदर रखा गया था। मांडले जेल में जो रखा गया था, अजीत सिंह को रखा गया था। उसके बाद देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी 1914 के आसपास मांडले जेल में भेज दिया गया था, और काफी समय तक वे वहां रहे थे। उसके बाद उनको स्वतंत्र कर दिया गया था, फिर वे अपनी क्रांतिकारी विचारधाराओं में हो गए थे। ऐसे ही अजीत सिंह जी को भी मांडले जेल में रखा गया था। देश निकाला क्यों बोलते हैं, क्योंकि देश से अलग था। अंडमान निकोबार जो समूह है, द्वीप समूह है, वो देश से अलग था, इसलिए उसको देश निकाला कहा जाता है। और ये अंडमान निकोबार में मांडले जेल। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगा। अजीत सिंह को कुछ समय तक रखा, उसके बाद वे किसी और देश में चले गए, देश निकाला भी दे दिया, मांडले जेल में भेजा, और फिर वहां से कहा गया कि अगर आपकी जो सजा है वो मांडले जेल में पूरी हो जाती है, उसके बाद भी आप भारत में कदम नहीं रखोगे, तो वो कहाँ चलेगा, भी विदेश में चलेगा। विदेश में रहकर भी वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए या भारत की आजादी के लिए अनवरत प्रयास करते रहे, अनवरत कोशिश करते रहे। तो ये है उनका परिवार का थोड़ा सा विवरण, कि उनके पिता और उनके चाचा जो भी थे वो सभी स्वाधीनता सेनानी थे और क्रांतिकारी थे। उस बीच में भगत सिंह से पहले ही वे अपने जीवन में ही, भगत सिंह से पहले ही वे कुछ न कुछ अपने देश के लिए कर चुके थे, तो उनसे ही प्रेरणा ली थी उन्होंने। वैसे उनके आइडियल कोई और थे, है ना। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए। ये तो उनके अजीत सिंह जो थे उनके बड़े चाचा थे, ठीक है। और सरदार किशन सिंह थे उनके पिता थे। तो अजीत सिंह जी मांडले जेल में चले गए और फिर वहां से विदेश चले गए। उसके बाद छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जी भी जेल गए, और जेल की यातना पहले आपको पता है, आपने कोई फिल्म देखी होगी भगत सिंह, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह भी देखी होगी, या शहीद भी देखी होगी। लीजेंड ऑफ भगत सिंह में भी आपने देखा होगा कि जेल यात्रियों को जो अंग्रेज सरकार के जो सेनानी होते हैं वो कितना तड़पा तड़पा कर उनको मारते थे, कितनी पिटाई करते थे, बर्फ की सिल्लाओं पे लगा उनको मारते थे, और पीटने के बाद जो घाव हो जाते थे उनके ऊपर नमक छिड़कते थे जिससे उनको जलन होती थी। तो काफी ज्यादा उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी,
बहुत ज्यादा उनके साथ अत्याचार किया जाता था। इस कारण से जो सरदार स्वर्ण सिंह जी थे उनके साथ भी ऐसे ही अत्याचार किए जाते थे, तो वे सहन नहीं कर पाए और उन यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया था। किनका? सरदार स्वर्ण सिंह जी का, भगत सिंह जी के चाचा का। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं। कहानी ये बहुत अच्छी है, उनके बारे में हम क्या नहीं जाने, ऐसा लगता है क्या छोड़े और क्या पढ़े, तो छोड़ने का मन तो कुछ भी नहीं करता है, ऐसा लगता है बहुत सारा पढ़े, बहुत सारा पढ़े। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह, ठीक है, भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई जो कुलबीर सिंह थे और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया। अब ये देवली कैंप जेल कौन सा है? वही है जो राजस्थान के टोंक जिले में जो देवली नामक स्थान है, वहां पर एक कैंप है, बहुत बड़ा कैंप, एक छावनी कही जाती है। उस छावनी में उनको नजरबंद रखा गया, जेल में रखा गया, जहां वे 1946 तक रहे और पिता अनेक बार जेल गए। सरदार किशन सिंह जी थे, वो तो कई बार जेल गए, फिर वापस आए, फिर गए, फिर वापस आए। इस तरह से उन्होंने जन्म से ही उनके परिवार में देश भक्ति और देश हित के लिए कार्य करना सीख लिया था। क्लियर है इतना? अब चलते आगे, शिक्षा की बात करते हैं। तो पहले 4 साल की पढ़ाई जो थी प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में ही की थी। उनका गांव कौन सा था? बंगा। और वहां पर जो लाहौर में है वो ये बंगा, और वहां पर भी उन्होंने 4 साल की जो प्राइमरी शिक्षा होती है वो उन्होंने वहीं की थी। उसके बाद डीएवी का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर डीएवी का फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है, स्कूल। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से वर्ग 1 9 मतलब 9 तक की पढ़ाई करी। क्लास 4 तक की तो प्राइमरी शिक्षा उन्होंने गांव में ही पूरी की, फिर लाहौर में आके क्लास 9 तक उन्होंने पढ़ाई की और बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया। एफए क्या होता है बच्चों? फाइन आर्ट्स होती है एक, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स लिखेंगे। और बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी गई। पहले तो उन्होंने फाइन आर्ट्स किया, फिर बीए किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे। ठीक है, क्लियर है? शिक्षा भी उन्होंने एफए किया था, यानी कि काफी पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे, और ग्रेजुएशन करते करते वे क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए और ऐसे उनकी शिक्षा दीक्षा फिर अधूरी रह गई। अब प्रभाव की बात आती है कि भगत सिंह जी का, अब जरूरी नहीं है कि पूरा परिवार जिस दिशा में जा रहा है बच्चा वही दिशा में जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मन मस्तिष्क में किसी व्यक्ति की छवि हमारे मन मस्तिष्क में फिट हो जाती है। अब क्या होता है, भगत सिंह जब छोटे थे तब उन्होंने देखा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में जो सत्याग्रह था वह छोड़ दिया गया था। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था जब ये शायद 8-10 साल के होंगे, उम्र उनकी इतनी होगी, तो उन्होंने वो नरसंहार देखा था, नरसंहार के बाद की स्थिति देखी जिससे वे काफी व्याकुल हो गए थे। उसके बाद चोरी चोरा कांड के कई ऐसी घटनाएं थी जिनके कारण वे पहले वो गांधी जी को काफी आइडियल मानते थे, बहुत अच्छा मानते थे, और गांधी जी और ये उनके जो अहिंसात्मक विचार थे उनके ऊपर चलना मानते थे, सत्याग्रह था, सहयोग था, जो भी थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जलियांवाला बाग हत्याकांड और चोरी चोरा कांड के बाद में वे गांधी जी का जो मोह था ना वो भंग हो चुका था पूरी तरह से। गांधी जी के विचारों का उन्होंने परित्याग कर दिया था, उनको तिलांजलि दे दी थी। अब वे एक नाम था, देखो, करतार सिंह सराबा। करतार सिंह सराबा नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने विदेशों में रहकर, अमेरिका में, कहां पर? अमेरिका में रहकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का गठन किया, गदर पार्टी की स्थापना करी थी। गदर पार्टी की स्थापना के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन का बिगुल बजाने के लिए बहुत सारे लोगों को एकत्रित भी कर दिया था। तो उनके ही नक्श कदमों पे फिर अंग्रेज सरकारों को पता चल गया कि ये गदर पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो उन्होंने इनको फांसी दे दी थी। कई लोगों के साथ में उनको फांसी दे दी थी। तो उनसे इन्होंने काफी शिक्षा ली, और उनकी जो एक फोटो है वो बचपन से ही अपनी जेब में रखते थे, तो उनका प्रभाव भगत सिंह पर ज्यादा पड़ा था। तो बचपन में करतार सिंह सराबा, याद रखना बच्चों के भगत सिंह के जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले व्यक्ति थे, जीवन को प्रभावित करने वाले व्यक्ति थे, वो कौन थे? करतार सिंह सराबा। और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण, सराबा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर स्थायी और गहरा असर
16 नवंबर 1915 को सराबा को फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष की थी। जब 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराबा को फांसी दी गई थी, उस समय वे 8 वर्ष के थे। वे सराबा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे और उसको देख देख कर वो उनसे प्रभावित होते थे, उनको वो आइडियल मान चुके थे। अब आती है गतिविधियां। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने करतार सिंह सराबा की फांसी को देखा और 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया उनका। कांग्रेस के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ करेगी हमारे देश के लिए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, उन्होंने सोचा था कि कुछ करेगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उनको लगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो हमें आजादी दिलाएगी, और जो महात्मा गांधी के कार्य है, अहिंसात्मक जो उनका प्रचलन था, अहिंसात्मक जो कदम थे उनके, वो हमें आजादी दिलाएगी। इससे उनका पूरा मोह भंग हो गया था। ये जो उनके अंदर जो मनगढ़ंत कहानियां जो जाग रही थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर चले गए। गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं भी थी। कौन से पत्र में सेवाएं दी? प्रताप में। और वो किसके द्वारा संपादित किया जाता था भाई? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा इतना। आगे चले। पहली गिरफ्तारी कब हुई भाई? देखिए, अब भगत सिंह जी की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, किस सन में हुई थी? तो अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में उनकी पहली गिरफ्तारी हुई। अक्टूबर में दशहरा मेले में बम विस्फोट हुआ, उसका इल्जाम किसके ऊपर लगा? भगत सिंह पर। कार्रवाई हुई, जांच पड़ताल हुई। उसके बाद मई में, अक्टूबर में तो बम विस्फोट हुआ और मई में, यानी कि आने वाली मई 1927 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पहली गिरफ्तारी 1927 में हुई थी। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई थी। अब आता है कि एक प्रश्न आता है कि भगत सिंह ने कौन से दल का गठन किया था, कौन सी सभा का गठन किया था? तो कौन सी सभा का किया था? नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? 1926 में। जिसकी शाखा यानी कि जिसकी ब्रांचेस अलग अलग शहरों में हो चुकी थी और ये जो नौजवान भारत सभा की जो शाखाएं है, ये भी अपने अपने स्तर पर क्रांतिकारी गतिविधियां कर रही थी। 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। किन्होंने? भगत सिंह ने। किसके साथ मिलकर? 1928 से 1931 तक मिलकर, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक। शहादत के समय तक वे चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को भी उनकी भी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने स्वयं गोली मार दी थी। ठीक है, तो 1928 से लेकर 1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। सघन यानी कि पूरे संपूर्ण रूप से छेड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त के साथ में मिलकर वे, केंद्रीय असेंबली थी, वहां पर असेंबली चल रही थी और उस समय उन्होंने बम फेंका, लेकिन उस स्थान पर फेंका जहां पर किसी को आघात नहीं हुआ, कोई भी नुकसान, धन की हानि हुई थी लेकिन जन की हानि नहीं हुई थी। तो इस तरह से वो सिर्फ बताना चाह रहे थे कि हम भी कहाँ क्रांति का बिगुल बजा चुके हैं, हमारे अंदर भी अभी भी आजादी की अलग जगी हुई है। अब कृतियों की बात करते हैं तो भाई आप कहोगे या कोई भी कहेगा भाई एक शहीद थे, वे क्रांतिकारी थे, वे लेखक कब बन गए? तो देखिए, क्रांतिकारी विचारधाराओं के साथ में हमें दूसरों के अंदर भी क्रांतिकारी विचारधाराएं का जन्म करवाना है या उनके अंदर उन क्रांति की विचारधाराओं को डालना है। तो उसके लिए क्या होगा? कुछ ना कुछ। आज के दौर में तो हम सोशल मीडिया को ले लेते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम उन सच्चाइयों को, या कोई भी फोटो है या कोई वीडियो है उसको हमने स्प्रेड कर दिया, उसको हमने अपलोड कर दिया और वो सब जगह फैल गया, तो क्रांतिकारी विचारधारा फैल जाती है। लेकिन पहले इस तरह का कोई डिजिटल माध्यम नहीं था, तो क्या था? पत्र ही माध्यम थे। एक तरह का उनका जो कलम थी वही माध्यम था कि कलम के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हो। तो हम भगत सिंह की ही नहीं, बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या कुछ स्लोगन के माध्यम से या लेखनी के माध्यम से, कलम के माध्यम से लोगों तक अपने संदेश पहुंचाने का कार्य किया था।
पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या उन्होंने ये हिंदी में लिखा था कि पंजाब की भाषा किस तरह की है और उसकी लिपि लिखने की कला कैसी है, ये एक समस्या है, उस पर उन्होंने हिंदी में लिखा था 1924 में। विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हुआ था, ये भी हिंदी में लेख था। एक युवक मतवाला में भी प्रकाशित हुआ, विश्व प्रेम और युवक दोनों मतवाला में प्रकाशित हुए और दोनों ही 1924 में प्रकाशित हुए। मैं नास्तिक क्यों हूं बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, काफी प्रसिद्ध रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है। मैं नास्तिक क्यों हूं 1930-31 में प्रकाशित हुआ था। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, देखिए ये एक लेख है जिसको हम पढ़ने वाले हैं कल। विद्यार्थी और राजनीति एक लेख है जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं। सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियां एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित है। अब जेल के अंदर भी उनको बहुत सारी चीजें मिली है, उनके घर के अंदर से भी बहुत सारी चीजें मिली, तो उनको भी किसी न किसी तरीके से प्रकाशित करवाया और उनको संपादित करवाया और धरोहर के रूप में रखा। सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन क्रीन की आत्मकथा का अनुवाद, जेल डायरी भी लिखी और निम्नांकित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है, लेकिन वो प्राप्त नहीं है। कौन कौन सी पुस्तकें? समाजवाद का आदर्श पहली, आत्मकथा दूसरी, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास चौथी और तीसरी, और चौथी है मौत के दरवाजे पर, ये उनकी चौथी रचना है। तो 4 रचनाएं ऐसे कहते हैं कि उन्होंने लिखी थी, लेकिन वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अगर भगत सिंह की आत्मकथा प्राप्त हो जाती है तो और भी बहुत सारे कथाएं, बहुत सारी बातें उनके जीवन में हमें पता चलने वाली है। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई है। उनका जो सिर्फ 23 साल की उम्र में उनको शहादत मिली थी, शहीद हो गए थे, फांसी पर लटका दिया गया 23 वर्ष की उम्र में। 23 वर्ष की उम्र में तो आज के बच्चे सोचते कि हमें क्या करना है, और उन्होंने तो ऐसा कार्य कर दिया कि वे 1931 में उनको फांसी दी थी, लेकिन आज तक उनको याद किया जाता है। 1931 के बाद में 2031 आने वाला है, 100 वर्ष तो उनकी देहावसान के, यानी कि उनकी जो हम पुण्यतिथि बोलते हैं वो होने वाली है। 2026 चल रहा है, कोई बात नहीं, 5 साल बाद 2031 आ जाएगा और 100 साल उनकी मृत्यु को हो जाएंगे। तो अभी तक भी हम उनको अमर ज्योति के रूप में याद करते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हजारों लोगों तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्सर्गपूर्ण कार्यों के वे स्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि है। हम जितने भी, अब देखिए, कोई भी जितने भी शहीदों के नाम लेता है या जितने भी क्रांतिकारियों के नाम लेता है, जितने भी स्वाधीनता सेनानियों के नाम लेता है, क्रांतिकारियों के नाम लेता है, उनमें अगर हम कभी भी नाम लेने की बात आते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है प्रतिनिधि के रूप में, लीडरशिप करने के रूप में, वो किसका आता है? भगत सिंह का आता है। भगत सिंह सबसे पहले आता है, फिर चंद्रशेखर, पता नहीं फिर कौन कौन से नाम आ जाते हैं। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनको हम आज भी ओझल कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना बलिदान दिया है तो ईश्वर उनको देख रहा है, अच्छे से उन्होंने देखा है। उनके कार्यों और उनके बलिदान ने जनता के हृदय में सदा सुलगती रहने वाली राष्ट्रीयता की ज्योतिर्मय चेतना का निर्माण किया है। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांतिकारी और युवा शक्ति के वे प्रेरणा पुंज प्रतीक है। कि राष्ट्रीयता क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, देश के लिए मर मिटना क्या होता है, अगर इसकी प्रेरणा देने वाले कोई व्यक्ति है या इसकी ज्योति हमारे मन मस्तिष्क में जगाने वाले कोई व्यक्ति है तो वो भगत सिंह है। भगत सिंह का नाम लेते ही हमारे अंदर एक रोमांचकारी अनुभव होता है, और रोमांचकारी अनुभव क्या होता है कि हमारे रोंगटे ऐसे खड़े से हो जाते हैं, कैसे खड़े हो जाते हैं कि हमने भी कुछ, भगत सिंह ने कितनी छोटी सी उम्र में फांसी दे दी, हमारे अंदर भी राष्ट्रीयता, देशभक्ति का जुनून जग जाता है कि देश के लिए हमें भी कुछ करना है। अजीब सा एक भाव अंदर जागृत हो जाता है। तो वो किस कारण होता है? ऐसे क्रांतिकारियों को याद करके, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को याद करने के बाद। यहां अमर पद उन्होंने लगभग 23 वर्षों में ही हासिल कर लिया, सिर्फ और सिर्फ 23 वर्ष में। स्वाधीनता सेनानियों के परिवार में जन्म पाकर उन्होंने बचपन से ही देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का अविस्मरणीय पाठ पढ़ लिया था कि उन्होंने ये सोचा कि मुझे देश के लिए मरना है।
उनके पापा, उनके जो पिताजी थे सरदार किशन सिंह जी, वे भी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके चाचा थे अजीत सिंह, उनके दूसरे चाचा थे स्वर्ण सिंह, वो सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। साथ में करतार सिंह सराभा जो उनके आइडियल थे, वो भी, उन्होंने भी आत्मोत्सर्ग किया था, उनको भी फांसी पर लटकाया गया था। तो उन्होंने देखा कि जो देश हितार्थ कोई कार्य करेगा फांसी पर लटकेगा। तो बचपन से ही उनके मन में ये था कि मैं फांसी पर लटकूंगा। तो मरने का डर तो बंदे को था ही नहीं। तो फिर क्रांति करने से कैसे डरते, वो क्रांति की हद पार करने से कैसे डरते। तो उन्होंने वो सभी कुछ किया जो उन्होंने सोचा था। उनके भीतर इच्छा, संकल्प, विचार, कर्म की सुदृढ़, अजय और अमोघ शक्ति थी। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति में ऐसा कोई अविस्मरणीय कार्य करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक तो बहुत अच्छी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के मैं क्या करना चाहता हूं, उसके मन की एक बहुत बड़ी इच्छा होनी चाहिए, हार्दिक इच्छा होनी चाहिए। फिर उस इच्छा का संकल्प होना चाहिए कि उन्होंने सोचा मुझे देश को आजाद करना है या मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने अपने मन के अंदर एक भाव जगाया, मुझे क्रांति करनी है, मुझे देश के लिए, देश के लोगों में परिवर्तन करना है, मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने कुछ करने का कार्य जब मन में सोचा, इच्छा जागृत करी, तो उसको संकल्प बनाया। संकल्प बनाकर उस संकल्प को पूरा करने की जी तोड़ वो मेहनत करने लगे। फिर बाद में विचार किया, अब उस संकल्प को पूरा कैसे किया जाए। फिर उन्होंने ये सोचा कि विचार विमर्श किया उन्होंने। उसके बाद में कर्म की सुदृढ़ता, फिर उन्होंने कर्म किया, यानी कि क्रांति करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों को विफल करना शुरू कर दिया, आंदोलन करने शुरू कर दिए, हड़तालें करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करते थे वो बहुत। और लाला लाजपत राय जी के सहयोग से भी, लाला लाजपत राय उस समय नेता थे, उग्र दल के नेता थे। तो उग्र दल के नेता के रूप में जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उन्होंने होर्डिंग्स पर बम फेंका था। तो इस तरह से उन्होंने कई कार्य किए थे। और फिर अजय और अमोघ शक्ति थी। और फिर अजय होने का, यानी कि हमें जीत मिलनी चाहिए, इसमें हमें विफलता हासिल नहीं होनी चाहिए। उनकी मृत्यु किसी प्रकार की विफलता नहीं थी बच्चों। उनकी मृत्यु के बाद तो जन आक्रोश एकदम सशक्त हो गया था, असंतोष की भावना जागृत हो गई थी। लोग जान चुके थे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज फांसी पर लटक कर हमें जो सबक सिखाना चाहते हैं, उस सबक को वे पहचान चुके थे। और इस पूरे भारत देश में एक तरह की, पूरी संपूर्ण भारत देश में क्रांति का आह्वान किया जा चुका था। और संपूर्ण क्रांति के बाद 16 साल बाद, यानी कि 1947 तक फिर लड़े और 1947 में हमें आजादी प्राप्त हुई थी। बचपन से लेकर उठान की युवावस्था की शहादत तक का उनका इतिहास यही साबित करता है, देश और जनता की स्वतंत्रता के लिए अपराजेय संघर्ष और सामाजिक समानता, न्याय और सबकी खुशहाली पर टिकी समाज व्यवस्था के लिए क्रांति के स्वप्न के रूप में उन्हें ऐसा कुछ प्राप्त हो गया था जिसके आगे मृत्यु बहुत छोटी और तुच्छ पड़ गई। नश्वर जीवन के इस महिमामय मूल्य बोध के चलते ही उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले लगा लिया और झूल गए। सचमुच उस पथ पर बढ़े जिसके आगे राह नहीं थी, सचमुच उस रास्ते पर बढ़े जिसके आगे, उनके आगे कोई रास्ता नहीं था, बस रास्ता खत्म होने वाला था। फांसी के फंदे पर लटकने के बाद कौन से कदम आगे चलने वाले थे उनको अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस फांसी के फंदे को स्वेच्छा से अपनाया था। उनको पता था कि जब तक हम ये कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता हासिल नहीं होगी। जीवित रहकर कार्य करना ही सफलता नहीं है, कभी कभी मृत्यु को गले लगाकर लोगों तक ये संदेश पहुंचाना भी सफलता होती है। भगत सिंह का विकास आरंभ से ही उद्देश्य के प्रति समर्पित एक प्रबुद्ध नौजवान के रूप में हुआ। प्रबुद्ध का मतलब कौन होता है भाई? विद्वान, जो काफी प्रज्ञावान होते हैं ना, उन्हें प्रबुद्ध कहा जाता है, प्रज्ञावान। लाहौर में छात्र जीवन में ही उनका संग साथ अपने ही जैसे लक्ष्य निष्ठ जागरूक युवकों से हो गया था। इनमें अनेक आगे चलकर उनके साथी क्रांतिकारी भी बने। एक जागरूक छात्र के रूप में उनकी दृष्टि देश दुनिया की हलचलों और गतिविधियों पर हमेशा बनी रहती थी। वे हमेशा केवल भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी क्या हो रहा है, किस प्रकार की हलचल है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है, इन सब पर भी उनके विचार रहते थे। केवल अपने देश के आंतरिक स्तरों को ही नहीं, आप आंतरिक हलचलों को नहीं देखते थे। वे इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, सभी तरह की हलचलों को वो ध्यान में रखते थे। अपनी रुचि की पुस्तकें, जिनमें साहित्य, राजनीति, दर्शन, इतिहास आदि विषयों की पुस्तकें हुआ करती थी। तो उनका इंटरेस्ट किस किस में था बच्चों? साहित्य में भी था, राजनीति में भी था, दर्शन में भी था और इतिहास में भी था। तो इन सब में इनका इंटरेस्ट था।
और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वे इन पुस्तकों को पढ़ते थे। आगे देखिए, उन्होंने खूब पढ़ी थी और उनसे प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में अपने देश, समाज आदि के बारे में सोच विचार करते रहते थे। उनकी मानसिक जागरूकता, सोच विचार और प्रबुद्धता ही वह कारण थी कि वह घर छोड़ने के बाद वे कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए और वहां उनके पत्र प्रताप में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार लेख लिखे और उनमें से अनेक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित करवाई। कुछ ऐसे थे जिनको प्रकाशित करवाया, ठीक है, और कुछ ऐसे थे जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए थे। एक चिंतक विचारक के रूप में वे समाजवाद और मार्क्सवाद, एंगेल्स की विचारधारा से लगातार प्रभावित रहे थे और अनुप्राणित भी होते रहे। क्रांति और समाज व्यवस्था को लेकर उनकी सोच इन विचारकों से प्रभावित थी। सामाजिक राजनीति, चिंतन और विचार के धरातल पर वे अपने समकालीनों में मतलब उनके समकालीन जो विद्वान थे से हमेशा आगे दिखाई पड़ते थे। उनके समकालीन, उनके समय के जो भी विद्वान थे वे क्या सोचते थे, उस सोच से वो 2 कदम आगे ही दिखाई पड़ते थे। बहुधा आज सयाने और अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते दिखाई पड़ते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, उनका काम पढ़ाई करना है। अभिभावकीय का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट बोलेंगे हम उनको। कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि छात्रों को राजनीति से सर्वदा अलग रहना चाहिए, लेकिन भगत सिंह ने इस बात पर एक लेख लिख डाला और बताया है कि छात्रों को राजनीति से वास्तव में अलग रहना चाहिए, उनका काम पढ़ाई करना है। अभिभावक क्या सोचते हैं, पेरेंट क्या सोचते हैं कि भाई अभी आपका काम पढ़ाई करना है, आप राजनीति से थोड़ा अलग करिए, नेतागिरी वाली बात मत करिए, अपनी योग्यता बढ़ाना है, राजनीति में उछलना नहीं है। तो क्या राजनीति में अगर छात्र जीवन से ही अगर हम राजनीति नहीं सीखेंगे, देखिए कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ पेरेंट कहेंगे भाई आप डॉक्टर बनिए, कुछ पेरेंट कहेंगे कि आप इंजीनियर बनिए, कुछ पेरेंट कहेंगे आप कलाकार बनिए, जो भी बने, तो फिर देश को कौन चलाएगा भाई, देश का प्रतिनिधि कौन करेगा। तो जो सशक्त राजनीति है वो छात्र जीवन से ही शुरू हो जाती है। छात्र जीवन में ही उनको पता चल जाता है कि हमें देश का संचालन कैसे करना चाहिए, हमारे अधिकार क्या है, देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। ये जो प्लानिंग है ये प्री प्लानिंग ही हो जाती है। छात्र जीवन से ही हमें हमारे देश के विकास के मार्ग ढूंढने पड़ते हैं। तो जो व्यक्ति ये ढूंढ लेता है वह राजनीति में प्रवेश कर जाता है। जो बच्चे राजनीति में जाना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि जिस फील्ड में जिस व्यक्ति को नॉलेज होता है उसी फील्ड में वो अपना बेस्ट दे सकता है। गोया राजनीति का पढ़ाई से कोई स्थायी और वैर विरोध हो। छात्र और युवा भगत सिंह के विचार इस संबंध में क्या है, वे इस बारे में क्या सोचते थे, इसकी झलक यहाँ भगत सिंह के एक छोटे से निबंध में मिलती है। यह सही है कि उन दिनों स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, जिससे गाफिल और असंपर्क नहीं रहा जा सकता था। गाफिल यानी कि जिससे अनजान नहीं रहा जा सकता था, हम यहाँ लिखेंगे अनजान या अनभिज्ञ, ठीक है। इसलिए तत्कालीन राजनीति में छात्रों की रुचि और भागीदारी वांछित और अपरिहार्य थी। किंतु आज क्या आजादी के संपूर्ण लक्ष्य हाल कर लिए हैं, यानी कि प्राप्त कर लिए हैं। आजादी की जो परिभाषा है उसको हमने संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है। वास्तविक आजादी यही है जो हम जी रहे हैं। आजादी का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने अपने लेख में बताई है। समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव सभी अभी भी जमे हुए हैं। यानी कि हम कहें कि समाज में गैर बराबरी का मतलब होता है ऊंचा पद, बड़ा पद, इनमें असमानता जो होती है। या भेदभाव की बात करते हैं कि आपसी भेदभाव, जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, या अशिक्षा भी कहीं हद तक फैली हुई थी। अंधविश्वास भी फैला हुआ है, आज भी हम कहीं कहीं पर अंधविश्वास के तत्व देख सकते हैं। गरीबी, अन्याय, दुर्गुण, ये सभी कुछ फैले हुए हैं। दुर्गुणों में आप भ्रष्टाचार को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। अभाव अभी भी जमे हुए हैं। सांस्कृतिक स्वाधीनता का लक्ष्य अभी दूर दिखाई पड़ता है कि हम राजनीतिक तौर पर तो स्वाधीन हो चुके हैं, धार्मिक तौर पर स्वाधीन हो चुके हैं, आर्थिक तौर पर भी स्वाधीन हो चुके हैं, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर हम स्वाधीन नहीं हो चुके हैं। अभी हम हमारी संस्कृति से काफी दूर है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए, मानवीय व्यवस्था क्या होती है कि मनुष्य के नैतिक मूल्य क्या होते हैं, आदर्श क्या होते हैं, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये होते हैं मानवीय व्यवस्था। तो बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष जारी है।
अब आप एक ये देखिए कि गरीबी को दूर करने के लिए राजनीतिक स्तर पर ही तो कोई कदम उठाए जाएंगे, तभी तो गरीबी दूर होगी। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी राजनीतिक स्तर पर कदम उठाए जाएंगे, तभी तो भ्रष्टाचार दूर होगा। जो भी दुर्गुणों को दूर करना है, जो भी समाज में या देश में विकास करना है, तो उसके लिए राजनीतिक स्तर पर कार्य करना जरूरी है। तो फिर हम राजनीति से छात्रों को अलग कर देंगे तो फिर राजनीति में कौन आएगा, फिर देश को कौन चलाएगा? भाई देश की सुव्यवस्था के बारे में, देश के हित के बारे में कौन सोचेगा? ये भी तो बहुत जरूरी है। ऐसे समय में भगत सिंह का यह लेख छात्रों के लिए उतना ही प्रासंगिक यानी कि इंपॉर्टेंट है। दूसरी और अपेक्षाकृत अंतरंग पाठ के रूप में यहाँ अपने घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र, दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ है आपने अपनी बुक में देखा होगा, एक भाग तो है विद्यार्थी और राजनीति, दूसरा है एक पत्र। ठीक है, एक पत्र और एक लेख। तो एक पत्र किसके लिए है? मित्र सुखदेव के नाम भगत सिंह का ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत है, काफी ऐतिहासिक है, जिसमें वे अपने दोस्त को, अपने मित्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं जिनके पास भावनाएं और विचार होते हैं, उनके मन होता है, उसमें कई तरह की उधेड़ बुड़ चलती रहती है, उनके मानसिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, संकल्प विकल्प से भरे अनेक सबल और दुर्बल क्षण आते हैं। इन सबको देखते समझते हुए उन्हें अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति निष्ठा, विश्वास को बनाए और बचाए रखना होता है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का संगठन काम कर रहा था। अपने साथियों के साथ लगातार अंतरंग संवाद कायम रखकर ही वे सच्चे अर्थों में उनसे अपनी मैत्री निभा सकते थे। जरूरी क्षणों में उनकी सहेज संभाल भी रख सकते थे, यानी कि जब आवश्यकता होती थी कि जब किसी दोस्त को किसी दोस्त की आवश्यकता है तो उस समय वह हाजिर भी खड़े होते थे, मतलब पारिवारिक तरीके से अपनी मित्रता को निभा रहे थे। इस पत्र से भगत सिंह और सुखदेव के बीच के अंतरंग संवाद की एक शिक्षाप्रद झलक मिलती है कि भगत सिंह ने अपने मित्र सुखदेव को जो पत्र लिखा है उसमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है, जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। वे मृत शरीर। अब देखिए बच्चों, यहां में एक कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है और ये लिखी गई है वॉल्ट हिटमैन के द्वारा। और ये वॉल्ट हिटमैन कौन है बच्चों? अमेरिकी कवि है, एक अमेरिकी पोएट है। तो अमेरिकी पोएट के द्वारा लिखी गई है कविता है, जिसको भगत सिंह ने पढ़ा था और उन्होंने अपने जो पत्र है उसमें लेखबद्ध कर दिया था। तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, लेकिन वास्तविक तौर पर यह कविता किसकी है? वॉल्ट हिट की कविता है, अंग्रेजी में थी, जिसका अनुवाद भगत सिंह ने किया है। तो कविता इस प्रकार है कि वे मृत शरीर नवयुवकों के, वे शहीद जो झूल गए फांसी के फंदे से, वे दिल जो छलनी हो गए भूरे शीशे से, सर्द और निस्पंद जो वे लगते हैं जीवित है और कहीं अबाधित ओज के साथ वे जीवित है। अन्य युवा जन में ओ राजाओं, वे जीवित है अन्य बंधु जन में, फिर से तुम्हें चुनौती देने को तैयार, वे पवित्र हो गए मृत्यु से शिक्षित और समुन्नत, दफन न होते आजादी पर मरने वाले। देखिए पहले मैं इसका आपको थोड़ा थोड़ा अर्थ बता देती हूँ कि भगत सिंह ने जो फांसी के फंदे पर लटकने का जो निश्चय किया था, और वे क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने स्वयं को सरेंडर किया था। चाहते तो वे भाग सकते थे, लेकिन उनको पता है कि मैं मरूंगा, लेकिन मेरे मरने के पीछे मुझे ऐसे कार्य करने हैं कि सदा सदा तक युवकों में ये जो जुनून है देश की आजादी का, ये हमेशा बरकरार रहे। तो उन्होंने कहा कि वे मृत शरीर नवयुवकों के, वे शहीद जो झूल गए फांसी के फंदे से, वे दिल जो छलनी हो गए थे, उनके दिल टूट चुके थे, सर्द निस्पंद जो लगते थे जीवित है और कहीं अबाधित ओज के साथ वे जीवित है। अब वे कह रहे हैं कि बिना बाधाओं के ओजस्वी स्वर के साथ में वे जीवित है आज की जनता के हृदय के अंदर। हम मर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे जो जनता है, उस जनता के हृदयों में आज भी हम जीवित रहेंगे। हमारा जो जुनून है, हमारा जो क्रांति का बिगुल है, वो जीवित रहेगा। हमारा जो क्रांति का जो विषय था वो जीवित रहेगा और वे हमारे पीछे से इस कार्य के लिए फिर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो हजारों वर्षों तक ये जो ओजस्वी भावधारा है ये जीवित रहेगी। पैदा करते हैं मुक्ति बीज, पैदा करते हैं मुक्ति बीज, फिर और बीज पैदा करने को, जिसे ले जाती दूर हवा और फिर बोती है, और जिसे पोषित करते हैं वर्षा और जल हिम। देह मुक्त जो हुई आत्मा की, हमारी जो आत्मा है शरीर से अलग हो गई, उसे न कर सकते विच्छिन्न, अब तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो। अस्त्र शस्त्र अत्याचारी के, बल्कि हो अजय रमती धरती पर, मरमर करती बतियाती चौकस करती के। अब हमारी जो आत्मा है इस अजय धरती पर बिगुल बजाने के लिए और क्रांति का उद्घाटन करने के लिए तैयार रहती है हमेशा। ठीक है, तो ये कविता किसकी है? वॉल्ट हिट की, और भगत सिंह के द्वारा अपनी डायरी में उद्धृत की गई थी। अब बच्चों आता है कि भगत सिंह का एक नारा था,
भगत सिंह का एक नारा था क्रांति, सॉरी क्रांति नहीं, इंकलाब, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्रांति। ठीक है, ये एक उर्दू शब्द है इंकलाब, और जिसका हिंदी अर्थ आ जाता है क्रांति। अब क्रांति का मतलब क्या होता है विध्वंस, विनाश? क्रांति का मतलब यह है कि विनाश होता है? नहीं, विनाश नहीं होता है। भगत सिंह ने जो इंकलाब का नारा दिया था वो दिया था परिवर्तन के लिए। ठीक है, क्रांति किस लिए करनी है? परिवर्तन के लिए। उन्हें प्रगति चाहिए थी। प्रगति तथा परिवर्तन का रूप ही क्रांति या इंकलाब है। ठीक है, याद रखिएगा कि इंकलाब का मतलब होता है क्रांति, यानी कि क्रांति करनी है। कि उन्होंने क्या कहा था? इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद यानी कि हमेशा जिंदा रहे, कि क्रांति हमेशा जिंदा रहे, कि प्रगति के लिए जो परिवर्तन करना है वह हमेशा होता रहे। तो उन्होंने जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है वह केवल आजादी तक सीमित नहीं था, वो आज भी चलता आ रहा है। आज भी हम यही कहेंगे कि हमें जो परिवर्तन चाहिए वो क्यों चाहिए? प्रगति के लिए। विनाश के लिए परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए प्रगति के लिए। अब हम बोलते हैं कि इंकलाब का मतलब क्रांति है और क्रांति का मतलब परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन किसके लिए चाहिए भाई? प्रगति के लिए चाहिए, विकास के लिए चाहिए, ना कि विनाश के लिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया अच्छे से भगत सिंह जी का जीवन परिचय? तो आप में भी थोड़ा सा जुनून आ गया होगा देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। तो उसके लिए आज क्योंकि हम स्वतंत्र है तो हमें किसी गुलामी से बचने के लिए किसी अंग्रेज को खदेड़ के बाहर नहीं निकालना है। हमें तो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, अच्छे विचार, अच्छे नैतिक मूल्यों को ग्रहण करना है, अच्छे संस्कारों को ग्रहण करना है, प्रेरणादायी ऐसे प्रेरणा स्रोतों को ग्रहण करना है, इनके आदर्शों को ग्रहण करना है, इनके द्वारा किए गए कार्यों को अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करके और देशभक्त बन के। कि एक शिक्षक या एक स्टूडेंट या जो भी है वो कोई देशभक्त नहीं हो सकता है। देशभक्ति यही है कि आप बॉर्डर पे जाओ और लड़ो और मरो, ये देशभक्ति होती है? नहीं बच्चों, देश के लिए सोचा गया एक कण यानी कि एक शब्द मात्र भी देशभक्ति है। देश हितार्थ अगर आपने एक मिट्टी की रक्षा भी कर ली है, एक पौधे की सुरक्षा भी कर ली है, तो वो भी देशभक्ति है। आपने किसी देश में रहने वाले पशु को भी जीवित रखा है, ये उस पशु की रक्षा कर ली है, उसको मरने से बचा दिया है, तो वो भी देशभक्ति है। सभी कुछ देशभक्ति होती है जो देश के हितार्थ की जाती है। देश में रहने वाले जो भी वनस्पति है, नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, पेड़ पौधे हैं, फूल है, जो भी है, या प्राणी जगत है, प्राणी जगत में जितने भी आपके डोमेस्टिक एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है, इनकी भी अगर आप रक्षा कर रहे हो, सुरक्षा कर रहे हो, तो ये भी देशभक्ति है। केवल और केवल मरना देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए कुछ कर गुजरना ही देशभक्ति होती है। तो इसी देशभक्ति के साथ तो विदा लेते हैं आज हम, कल मिलते हैं। हम विद्यार्थी और राजनीति नामक जो लेख है उनका उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।